अगेन वही वाली, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया की हिस्ट्री में जो हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन है। उसके अलावा जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज है उसमें ब्रेस्ट बर्ड्स अपीयर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंड्स की सॉ टूथ अपीयरेंस है, वो वैक्यूलाइजेशन है और एडिमेटस ट्रोमा है, तो दैट इज स्क्रीटरी फेज, ठीक है। सिक्रीटरी प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है प्रोजेस्टेरॉन। मिड ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन दोनों हाई हो जाएंगे। जब ओवुलेशन प्रेजेंट नहीं होती तो वैक्यूलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब एनओवुलेटरी साइकिल्स बार बार आते हैं और ईस्ट्रोजन बढ़ती है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनना शुरू हो जाती है ना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बेसिकली यही चीज है, ठीक है। इसके अलावा 23-year-old फीमेल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज 28 डेज है, 21st डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पे स्क्रीटरी फेज में होगा यूट्रस, यही मैंने आपको बताया था किस तरह से होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन और पार्चुरेशन में जो है ना फंक्शनैलिस लेयर होती है, स्ट्रेटम फंक्शनल, जो कि उसकी शेड हो जाती है यूट्रस की, ठीक है। सब फर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज फीमेल्स में फेलियर ऑफ ओवुलेशन है, ठीक है। अब 190 में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें यह है कि पार्चुरेशन को ट्रिगर कौन करता है, ऑनसेट यानी स्टार्ट कौन करता है, फीटल कॉर्टिसोल। इसके अलावा नॉर्मल लेवल रहता है किस हार्मोन का ड्यूरिंग वो प्रेगनेंसी, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की जगह कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, ठीक है। एक फीमेल पेशेंट है जो 43 इयर्स ओल्ड है, इसके 3 चिल्ड्रन है और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इसके पास लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी है एज कम्पेयर टू 33 ईयर ओल्ड के। एज के साथ क्या ऐसी चीज बढ़ रही है जिसकी वजह से, क्या ऐसी चीज कम हो रही है जिसकी वजह से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं, तो बेसिकली इनहिबिट हो जाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो फिर ईस्ट्रोजन और एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट होम डिलीवरी के बाद आई है ब्लीडिंग और डिक्रीज यूट्राइन टोन के साथ, तो इसमें फर्स्ट ड्रग के कॉन्ट्रैक्शंस हों और यूट्राइन टोन बेटर हो जाए। अच्छा, अब जो है ना सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन हाइपोनेट्रीमिया, इसका वो होता है बेसिकली। यहाँ पे ये जो टेबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन, डायबिटीज इंसिपिडस और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन का डिफरेंस जो है, डिहाइड्रेशन में सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन है इसमें, क्योंकि एडीएच जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, इसकी वजह से यहाँ पे यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है इंक्रीज हो रही है और बाकी सीरम और सोडियम और ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन कब होती है, जब वाटर डेप्रीविएशन होती है। फिर उसमें ये होता है कि उसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस में रिड्यूस यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है, ये उसी टेबल से आया, ठीक है। नॉर्मल और एसआई एडीएच को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सीरम एडीएच लेवल से, ठीक है। इसके अलावा यूरिन ऑस्मोलैलिटी है 1200, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है 300, तो डायग्नोसिस क्या है, वाटर डेप्रीविएशन, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम ऑस्मोलैलिटी 280 टू 290 है और एसआई एडीएच में जो है ना लेस देन 280 होना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव फ्री वाटर लॉस होता है एसआईएडीएच में। इसके अलावा 7 ईयर ओल्ड है जिसमें हेडेक हो रही है, सीरम सोडियम इज 110, यूरिन ऑस्मोलैलिटी 610, तो ये बहुत ज्यादा है यूरिन ऑस्मोलैलिटी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एसआईएडीएच, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल पीपल को एसआईएडीएच से डिफरेंशिएट करता है प्लाज्मा ब्लड ऑस्मोलैरिटी। डायबिटीज इंसिपिडस में डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी होती है, ओके। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशिंग्स फीचर्स विद रेज एसीटीएच, इसको बोलते हैं कुशिंग्स डिजीज। अब यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसको कौन सिंड्रोम कहते हैं, सेकेंडरी एडिसंस और कुशिंग्स का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो कि है कौन सिंड्रोम, इसमें
जिसमें हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरटेंशन, तीन चीजें, हाइपोकलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया यानी पोटेशियम कम होगा, सोडियम ज्यादा होगा और उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। इसमें ज्यादा एड्रीनल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, एज द नेम इंडिकेट्स। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बेसिकली कोई रीनल इस्कीमिया, रीनल डिजीज, रीनल ट्यूमर इसकी वजह से होता है, या सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कार्डियक फेलियर। इसमें एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज हो रहा होता है और रेनिन भी इंक्रीज हो रहा होता है। प्राइमरी जो कॉन सिंड्रोम है उसमें हमारे पास डिक्रीज रेनिन होता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है जो कि एडिसन्स डिजीज है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? हाइपरकलीमिया, हाइपोटेंशन और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। इसमें पिगमेंटेशन आ जाती है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आ जाती है, साथ में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोटेंशन हो जाती है, यानी कि बीपी भी कम हो जाता है और सोडियम भी कम हो जाता है। जो कुशिंग सिंड्रोम है इसमें हिस्ट्री होती है स्टीरॉइड्स की और स्किन स्ट्राई होते हैं। ये एक एमसीक्यू भी है कि कौन सी सिंपल ओबेसिटी से कुशिंग सिंड्रोम को कौन वो करता है, डिफरेंशिएट करता है, तो उसमें एब्डोमिनल स्ट्राई होते हैं कुशिंग्स में, सिंपल ओबेसिटी में नहीं होते। और इसके अलावा कुशिंग्स में जो है हमारे पास हाइपोकलीमिया होता है, सेकेंडरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सेंट्रल ओबेसिटी, एक्सट्रीमिटी वेस्टिंग, बफलो हम्प, मून फेशीज, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा कुशिंग्स फीचर विद रेज्ड एसीटीएच कुशिंग डिजीज है, तो उसमें एसीटीएच लेवल्स गिवन होंगे। अगर एमसीक्यू कोई इस तरह का आता है, कोई सिनेरियो आता है, तो एसीटीएच लेवल्स गिवन होंगे, उससे पता लग जाएगा। और अगर कुशिंग सिंड्रोम है तो उसमें एसीटीएच जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी के साइंस है हाइपरकलीमिया। अब एक सिनेरियो आता है कि लेडी है जिसमें हर्सूटिज्म है, इंक्रीज हेयर ग्रोथ है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है और एसीटीएच इंक्रीज्ड है, तो ये क्या है? कुशिंग्स डिजीज है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है? इयोसिनोपिनिया हो रहा होता है, मतलब इयोसिनोफिल्स जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और सिनेरियो है, 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन, इंक्रीज डिप्रेशन भी है, एडिमेटस फेस है, इंक्रीज फैट डेपोजिशन ऑन चेस्ट एंड ट्रंक है, तो वो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच की वजह से है। और कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो एक्सोजेनस स्टीरॉयड इनटेक से होता है, और कुशिंग्स डिजीज जो होती है वो इंटरनली इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा 16 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसमें हाइपरटेंशन और इंक्रीजिंग वेट है, तो ये सजेस्टिव ऑफ कुशिंग सिंड्रोम है। तो इसमें कैसे पता लगेगा? नॉर्मल ओबेसिटी से, वही वाली बात, एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है। हाइपरटेंसिव मैन है, उसमें हाइपोकलीमिया भी है, तो दिस इज कॉन सिंड्रोम। इसके अलावा एक पॉइंट है, पेशेंट में न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज्ड है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज्ड है, ठीक है, और इयोसिनोफिल्स भी हैं इंक्रीज्ड, और एसीटीएच लेवल्स भी इंक्रीज है, दिस इज एडिसन्स डिजीज। इसके अलावा है एक लेडी में हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज है, जिसके लिए उसको पाइंट्स ऑफ ब्लड 10 डेज अगो मिला है, तो उसको ईआर में लेकर आए विद हाइपोटेंशन, डिक्रीज लेवल ऑफ सीरम पोटेशियम, सोडियम एंड ग्लूकोज, और शी इज अनेबल टू लैक्टेट हर चाइल्ड। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड शीहैन सिंड्रोम। पिचूटरी जो है ना, उसमें पिचूटरी का वो हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ पिचूटरी हो जाता है, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम जो इंटीरियर पिचूटरी के हार्मोन्स की डेफिशिएंसीज आएंगी, उसके साइंस आएंगे, और वो इस तरह से होता है कि डिलीवरी के दौरान एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, और उसमें फिर अनेबल टू लैक्टेट हर चाइल्ड की प्रोलैक्टिन भी नहीं आ रहा, तो इससे इसका नाम होता है शीहैन सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्ट डिलीवरी है, 31 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा है और टर्म इन्फेंट है, लेकिन लॉस ऑफ 1500 सीसी ब्लड है, और हाइपोटेंशन में रही है फॉर 6 आवर्स। फिर उसका एसीटीएच लेवल्स भी डिक्रीज हो गया है, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो अबाउट 2 ग्राम्स हो गए हैं, नॉर्मल 4 to 6 ग्राम्स हैं, तो इसका बेसिकली क्या हुआ है? एड्रीनल कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 193, ये सारे कैंसर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा स्लो ग्रोइंग और सबसे ज्यादा जिसकी जो है ना बहुत सक्सेस रेट है, यानी कि इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, वो है पेपिलरी कार्सिनोमा। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि समोमा बॉडीज इसमें होती हैं, जिसको ऑर्फन आई एनी आईज कहते हैं, क्लियर आई
न्यूक्लियस कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसके जो लिम्फेटिक मेट्स हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वाला जो है वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है। ये कैप्सूल को इन्वेड करता है और मेटास्टेसाइज करता है। इसके मेट्स बहुत कॉमन होते हैं, इसके फार अवे मेट्स होते हैं। दूसरा ये है कि इसका फॉलिकुलर कार्सिनोमा को फॉलिकुलर एडिनोमा से डिफरेंशिएट इसी बेसिस पे होता है। हिस्टोलॉजी पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अगर फॉलिकुलर एडिनोमा भी निकल आते हैं तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको थायरॉइडेक्टमी कर देते हैं, फिर देखते हैं अगर कैप्सुलर इन्वेजन है तो दैट इज फॉलिकुलर कार्सिनोमा, अदरवाइज दैट्स एडिनोमा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना मिडलरी कार्सिनोमा जो है ये बहुत ही इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। पैराफोलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड से होता है। इट इज एसोसिएटेड विद MEN2 सिंड्रोम, MEN2A एंड 2B सिंड्रोम, और ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है जो कि कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा आता है जो कि ओल्डर पेशेंट्स में होता है। इसका वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है और अनडिफरेंशिएटेड पता लग जाता है कि ये अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है कि जो बेबी है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है जिसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर नहीं है, तो इसका क्या रिस्क फैक्टर क्या है? पेपिलरी कार्सिनोमा कब होता है? जब फीटल पीरियड में रेडिएशन एक्सपोजर हो, ठीक है, रेडियोथेरेपी या किसी तरह से कुछ भी इस तरह का मद मेटरनल एक्सपोजर हो या बेबी को एक्सपोजर हो जाए, ठीक है। चाइल्डहुड में भी अगर एक्सपोजर हो तो लेटर लाइफ में जाके पेपिलरी कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और है कि फीमेल विद फर्म मैस 2 सेंटीमीटर लेफ्ट टू मिड लाइन, इसका आइसोटोप स्कैन हुआ, यानी जो थायराइड स्कैन था वो उसमें कोल्ड नोड्यूल आया, तो उसमें स्कैटर्ड लोकल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी है, तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली पेपिलरी कार्सिनोमा, दिस इज स्लोएस्ट ग्रोइंग कैंसर होता है। और इसके अलावा कैल्सिटोनिन जो है वो पेजेट्स डिजीज में भी देते हैं, ये एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ। इसके अलावा थायराइड की मेलिग्नेंसी में कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड का वो डिफरेंस है। इसमें एक चीज याद रखें कि TSH ऑपोजिट होता है और T3 T4 जो है ना वो सेम होता है, यानी कि अगर हाइपरथायराइड पेशेंट है तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास TSH कम होगा और T3 T4 रेज्ड होगा, जबकि अगर एक पेशेंट हाइपोथायराइड है तो उसमें TSH ज्यादा होगा और T3 T4 कम होगा। तो इस चीज को याद रखें, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको TSH लेवल्स लो दिए हुए इसका मतलब है कि वो हाइपर थायराइड है, थायराइड बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि हाइपर थायराइडिज्म के जो है ना वो क्या फीचर्स हैं, इसमें स्वेटिंग, वेट लॉस, इमोशनल मतलब एंजाइटी होती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, इंक्रीज एपिटाइट है, ट्रेमर, टेकीकार्डिया, इरेगुलर इंटॉलरेंस टू हीट, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इरिटेबिलिटी, मतलब जो सारे फीचर्स हाइपर थायराइड में ना हर चीज हाइपर हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन खराब हो जाती है, नर्वसनेस है, गोइटर होता है, GI प्रॉब्लम्स है, डायरिया हो जाता है, हर चीज हाइपर हो जाती है। और हाइपोथायराइडिज्म में मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड फील करता है, ज्यादातर फीमेल्स में होता है, ओबेसिटी हो जाती है, मेनोरेजिया हो जाता है, स्किन ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डी, ये सारे फीचर्स जो है ना मतलब एनर्जी लेवल्स भी गिर जाते हैं, यानी डिप्रेशन हो जाते हैं, हर चीज हाइपो में डाउन जाती है और हाइपर में अप जाती है, ठीक है। इसके अलावा कार्सिनोमा जो है उसका मोस्टली कार्सिनोमा का लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, और सार्कोमा जो होते हैं उनका ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, हिमेटोजीनस। लेकिन कुछ ब्लड बोन कार्सिनोमास भी होते हैं जिसमें फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है, ठीक है।